अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग साइट। मैं हूं आपकी लेक्चरर। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है रिचर्ड थ्री बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक प्ले है और रिचर्ड थ्री एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। जैसा कि ओथेलो है, विंटर्स टेल है और इसके अलावा बहुत से मज़ीद शेक्सपियर के प्लेज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में थीम्स को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताती चलूँ कि पिछली वीडियो में हम इसके कैरेक्टर्स को डीपली डिस्कस कर चुके हैं, इसकी प्लॉट समरी को देख चुके हैं और सिंबल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें उसकी डेफिनेशन भी ऐड थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। अगर नहीं लाइक किया तो इसको पहले लाइक कीजिए और वीडियो के एंड में लाजमी कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए अपना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थीम्स पर है, जो कि रिचर्ड थ्री की जो थीम्स हैं और मेन आइडिया है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थीम्स आर द फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है बेसिक्स जो होती है, बुनियादें जो होती हैं। ऑफन यूनिवर्सल आइडियाज, अक्सर ये एक यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं। लेसन आपको मिल रहा होता है इसमें या फिर मैसेजेस होते हैं जो कि एक राइटर आपको देना चाहता है। एक्सप्लोर्ड इन अ लिटरेरी वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क में थीम्स का एक बेसिक रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, जो शेक्सपियर ने अपनी इस प्ले के अंदर थीम्स और मेन आइडियाज यूज किए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम मोटिव्स को भी देख लेंगे कि मोटिव्स क्या क्या हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शेक्सपियर ने अपनी प्लेस के अंदर वार और सुपरनेचुरलिज्म भी काफी हद तक यूज किया है। तो सबसे पहली जो थीम है वो हम देखते हैं, वो है एलुरमेंट ऑफ एविल। ठीक है, जो बुराई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब किस तरह से शेक्सपियर ने इसको हमारे सामने एक्सप्रेस किया है, वो ये कहता है कि रिचर्ड जो है वो क्लेम करता है कि वो जो है डिफॉर्म है, यानी बदनुमा है। और वो वाकई होता है कि एक तरफ से वो झुका हुआ है, लेकिन वो जो है उसके जो वेज़ हैं कुछ कुछ भी करने के, वो विक्ड हैं। ठीक है? बुराई उसके अंदर भरी हुई है। ही सीम्स टू बी मैनिपुलेटिंग अस फॉर सिम्पैथी, लेकिन हमें उसके ऊपर तरस भी आ रहा होता है। अब रिचर्ड जो है वो थ्रू आउट द प्ले क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एट द सेम टाइम एक विलन भी है और हीरो भी है। और रिचर्ड थ्री डज नॉट एक्सप्लोर द कॉज ऑफ एविल इन द ह्यूमन माइंड सो मच एज इट एक्सप्लोर्स इट्स ऑपरेशन। अब जो एविल है वो एक सेंट्रल जो है चीज़ है किसके अंदर, रिचर्ड के अंदर। रिचर्ड की एक बेसिक जो कि उसके अपने कंट्रोल में नहीं होती, वो दूसरों को इंश्योर कर रहा होता है अपनी पावर को गेन करने के लिए। ये डिस्ट्रक्शन करता है बहुत ज़्यादा। लेडी एन भी जो है उसके साथ हो जाती है और ये उसको सिड्यूस करता है रिचर्ड के ही विल मैरी हिम और हर। और यहाँ पर जनाब देखें कि ये एक क्रिज्मा है एंड ओवरलुक है उसकी डिसऑनेस्टी की और वायलेंस वायलेंट जो बिहेवियर है उसका। हद से ज़्यादा एविल है उसके अंदर जिसको हम डिसऑनेस्टी की फॉर्म में देखते हैं। और टेंडेंसी उसके अंदर, रिचर्ड के अंदर रिलेशनशिप के हवाले से इस तरह से है कि वो बिल्कुल किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं करता है और इसी तरह वो अपनी फैमिली के बहुत से मेंबर्स का मर्डर करवा देता है। अब उसके जो स्टार्ट में जो मोनोलॉग है उसका, वो भी यही चीज़ रिवील करता है कि हाउ मच ही इज़ अ मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी, कितना ज़्यादा वो एक मीन और घटिया इंसान है कि वो कुछ भी कर गुज़र सकता है उस क्राउन को सक्सीड करने के लिए, गेन करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी थीम चलती है वो है पावर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है? एज़ अ मैकियावेलियन कैरेक्टर हम अगर रिचर्ड को देखते हैं तो वो क्या करता है, वो उस क्राउन को और उस स्टेट का हीरो बनने के लिए, उस स्टेट का किंग बनने के लिए वो लैंग्वेज को जो है ना एज़ अ पावर यूज़ करता है। अब इसको ये कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है कि वो लैंग्वेज
कहाँ से और किस तरह, ये उसके अंदर एक स्किल है जो कि नेगेटिविटी के लिए वो यूज़ कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर ये यही करता है कि इंटरेस्टिंग जो लैंग्वेज यूज़ करता है दूसरों को सेड्यूस करने के लिए, और इम्पोर्टेंस यहाँ पर जो है ना ये देता है लैंग्वेज को पॉलिटिकल पावर को अचीव करने के लिए। अब ये एक उसके लिए क्रूशियल वेपन है, ठीक है? आप कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो रिचर्ड के लिए एक क्रूशियल वेपन है जिसको वो यूज़ करता है एज़ अ पावर, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है उसके अंदर कि वो वर्ड्स को ऐसा जोड़-तोड़ कर इनेबल कर लेता है कि दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन जो है इसका अच्छा पड़ता है। और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, और इसी के थ्रू वो लोगों को कंट्रोल भी कर लेता है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। अब रिचर्ड का जो लैंग्वेज का जो स्किल है और जो आर्ग्यूमेंटेशन वो जो करता है, वो जो है ना उसको इनेबल करती है लेडी एन को सिड्यूस करने में। और उसके बाद क्लैरेंस का जो थ्रॉन है, जैसे वो फेंक देता है उसको कहाँ पर, प्रिजन में, और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करवा देता है। और उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि किस तरह से ये प्रिंसेस को जो है मरवा देता है, ये सारी चीज़ें वो किसके थ्रू कर रहा होता है, थ्रू द वेपन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है थीम हमारी थ्रोन एंड स्टेट है। थ्रोन एंड स्टेट में स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि देखें हमें हमने यही मेन चीज़ इसमें देखी है प्ले के अंदर कि थ्रोन की यानी जो ताज है, ताज और रियासत की जो है ये जंग यहाँ पर लड़ी जा रही है। ठीक है, ये सब कुछ जो कुछ भी रिचर्ड कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, थ्रोन के लिए। ठीक है, कि उसको ताज मिल जाए, वो बादशाह बन बैठे। जैसा कि एक तरफ हमने लैंकेस्टर जो फैमिली है उसको भी देखा है, यॉर्किन जो है यॉर्क के लोगों को भी देखा है। दोनों शाही खानदान है, दोनों रॉयल फैमिलीज़ हैं, और दोनों ही फैमिलीज़ क्या कर रही हैं, छीना-झपटी कर रही हैं किस चीज़ पर, थ्रॉन एंड स्टेट पर, ठीक है? उसके साथ फिर एंड पे जब रिचमंड आता है, हेनरी 7 बनता है जब ये, तो यहाँ पर भी क्या है, थ्रोन एंड स्टेट की ही एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी थीम है वो विमेन की है। अब स्टूडेंट्स विमेन को हम देखते हैं, विमेन जो है उसको जब हम देखते हैं तो वो एक पावरफुल जो है वेपन है, ठीक है? किसके लिए? मैन के लिए। एक आदमी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी पावर है विमेन। अब जब ये देख रहा है कि विमेन जो है अम, जब वो रिचर्ड को हम देखते हैं कि वो एन को सेड्यूस कर रहा है कि ही विल मैरी हर, कि वो उससे जो है शादी कर लेगा और इसे बहुत खुश रखेगा, और वो उसके ऊपर जैसा आप देख सकते हैं, अगर कहीं वीडियो निकाल कर इसकी देखें तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि ये विमेन को किस तरह से सेड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जो एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ को जब हम देखते हैं, तो क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो भी अपने वर्ड्स के थ्रू किस तरह से उसको डांट रही होती हैं, गुस्सा कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो मार्गरेट है लेडी, उसके भी वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही प्रोफेटिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है? अपने पावर को एलिवेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिचर्ड जो है विमेन का यूज़ कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्गरेट के जो वर्ड्स हैं वो भी एक डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं डिवाइनली अगर हम देखें तो। अब थीम ऑफ टाइम अगर हम देखते हैं, टाइम में जनाब हम ये देखते हैं कि टाइम जो है वो इस तरह से हमें नज़र आता है कि 5 एक्ट्स हैं इस ड्रामा के, ठीक है? काफ़ी लॉन्ग है इंग्लिश हिस्ट्री का ये ड्रामा, ठीक है? 14 इयर्स जो शेक्सपियर ने एक टाइम पीरियड गुज़ारा, उसके अंदर एक ये सेकंड लॉन्गेस्ट प्ले है, ठीक है? फर्स्ट का मुझे याद नहीं है, लेकिन सेकंड जो लॉन्गेस्ट प्ले है वो यही है, रिचर्ड 3, और जिस जैसे कि ना अब हम देखते हैं कि रिचर्ड को बड़ी जल्दी होती है, जल्दी-जल्दी वो सब कुछ काम करवा रहा होता है। वो क्या करता है कि जनाब एक का मर्डर करवाया, दूसरे का करवाया, ठीक है? बड़ा भाई तो वैसे ही इलनेस से जो है डेड हो गया, फिर उसके बाद दूसरे को खुद एग्ज़ीक्यूट करवा दिया पहले से ही।
और जिसकी वजह से उसको शॉक लगा बड़े भाई को और उसकी डेथ हो गई। फिर छोट जो क्वीन के भाई हैं, उसके बाद क्वीन एन के ब्रदर ये, फिर जो प्रिंस बच्चे हैं, सन छोटे प्रिंसेस हैं दोनों, उन दोनों का मर्डर करा। तो ये सारा कुछ बड़ी जल्दी-जल्दी जो है ना टाइम एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किया जा रहा है। अब जैसे क्लैरेंस का फ़ौरन से वो ऑर्डर देता है, ठीक है? फिर लेडी एन के जो जब डेथ होती है उसके हस्बैंड की, तो वो जो है ग्रीविंग कर रही है और दूसरी तरफ जो है अपने फादर इन लॉ की भी ग्रीविंग कर रही है। तो ये सारी चीज़ें फ़ौरन फ़ौरन से सेल्फ कॉन्शियस जो है ना प्ले के अंदर हमें दिखाई गई है। ठीक है? कि स्पीडिंग अप ऑफ टाइम, ठीक है? और जो शेक्सपियर है वो कॉन्स्टेंटली हमें जो है ना इस चीज़ को अवेयर कर रहा है कि टाइम इज़ स्पीडिंग अप, बहुत तेज़ी से टाइम जा रहा है। और ऐसा लगता है कि हर एक जो है कैरेक्टर्स जो हैं इस प्ले के वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज टाइम, यानी कि टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें शो करवाती है कि टाइम इज फ्लीइंग, बहुत तेजी से टाइम रन आउट कर रहा है। तो ये जनाब थी होगी नेक्स्ट बर्थ ऑफ द ट्यूडर डायनेस्टी। ठीक है? देखें कि जो बर्थ ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी है, ये हेनरी 4 के साथ ही स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है? बल्कि ये एक बहुत ही लॉन्ग चार्ट है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन-सी एक कह सकते हैं कि पेरेंटेज कहाँ से आ रहा था और कहाँ पर जाकर ये रुका है। रिचमंड के बाद जो है ज़रा सुकून का साँस लिया इंग्लैंड के लोगों ने कि जो शाही ख़ानदान थे वो सदियों से लड़ते आ रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्रोन और स्टेट के लिए। और ट्यूडर जो डायनेस्टी है जैसा कि हमने देखा था थॉमस वाइट, सर्रे एंड वाइट इनके वर्क के अंदर ये भी ट्यूडर फैमिली से ही थे। ठीक है? तो ये एक चेन चलती आ रही थी जो कि ना ख़त्म होने वाली थी। ये जो जंग की एक सिविल वॉर आप कह सकते हैं। ये वॉर ऑफ रोज़ेज़ भी इसे कहा जाता है। ये तब एंड हुई जब रिचमंड जो है वो किंग बना था एंड में। तो नेक्स्ट जो हमारी थीम आती है वो है वार की। ठीक है? अभी हम यही बात कर रहे थे कि वार जो है वो एक जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको शो कराया गया है क्योंकि प्ले के अंदर जो है ना सिर्फ 2 2 या 3 किंग्स की जो है ना बताई गई है वॉर कि किस तरह से वो आपस में लड़ रहे थे और क्या हो रहा था। अब यही नहीं उस टाइम पीरियड में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन यही एक तरह से रूल चल रहा था। अगर हम देखते हैं ऑटोमन एम्पायर में वहाँ पर भी यही कुछ हो रहा था, ठीक है? कि लोग जो है वो एक-दूसरे को जो शाही ख़ानदान थे, वो बुरी तरह से एक-दूसरे को मार रहे थे और उन्होंने क्या करना कि जनाब अपने भाइयों को, अपने बेटों को मार देना और मरवा देना, ठीक है? तो ये चीज़ थी जनाब उस टाइम में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फेट एंड फ्री विल। फेट एंड फ्री विल जनाब ये भी एक बहुत ही ख़ास थीम यहाँ पर यूज़ हुई है। फेट एंड फ्री विल में रिचर्ड जो है ना जब मर्डर करवाता है और मैनिपुलेट करता है मैनिपुलेट वेज यूज़ करता है क्राउन हासिल करने के लिए, तो वो जो है एक्ट कर रहा होता है एज अ फ्री विल। ठीक है? ये यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि इज दिस हिज फेट और अ फ्री विल। तो ये जो है उसकी फ्री विल थी या उसकी फेट थी। तो अब देखें कि एज अ फ्री विल अगर देखा जाए तो लिटरेरी स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस जो हैं वो ये कहते हैं इस इशू के बारे में, वो डिवाइडेड हैं इस बारे में। उनका कुछ कहते हैं कि फेट है और कुछ कहते हैं कि उसकी फ्री विल थी, उसने खुद ये सब कुछ किया था। ठीक है? शेक्सपियर लेकिन जो है ना प्रेज़ेंट करता है 2 कंपीटिंग व्यूज़ ऑफ हिस्ट्री इन रिचर्ड। 2 तरह के, एक तो फेट भी बता रहा है और एक फ्री विल भी बता रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि ये जो ड्रामा है रिचर्ड का हिस्टोरिकल है, ठीक है? अब ये कैसे उभर के आता है सामने और कैसा इसका रिचर्ड का राइज़ है और कैसा फ़ॉल है उसकी पावर के थ्रू, ठीक है? जो कि एस्टेब्लिश हुई है किसके थ्रू? ट्यूडर लाइन के थ्रू, ठीक है? जो चेन एक चल रही है जैसा कि आपको बताया उससे पहले, कि ये डिवाइनली प्लान था, ठीक है? जब हम चेन की तरफ देखते हैं ना,
तो हमें फ़ील होता है कि ये डिवाइनली प्लान था, दैट वाज़ अ फेट। लेकिन जब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, ऑन द अदर हैंड, फ्री विल की अगर हम जब बात करते हैं तो हमें मैकियावेलियन कैरेक्टर लगता है। ठीक है? मैकियावेलियन कैरेक्टर ये होता है कि वो काफ़ी मर्तबा इस चीज़ को बताया है कि वो अपनी पावर को हासिल करने के लिए हर नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करता है, चाहे वो जायज़ है या नाजायज़ है, चाहे किसी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े, ठीक है? वो सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है, मैकियावेलियन कैरेक्टर के अंदर ये करिश्मा होता है, उसके अंदर एडैप्टेबिलिटी होती है, ठीक है? कि वो किसी ना किसी तरह क्राउन को हासिल कर ले। इसीलिए वो बच्चों पर भी तरस नहीं खाता और बच्चों को भी मरवा देता है क्राउन को हासिल करने के लिए। तो दोनों बातें ठीक हैं, डिवाइनली प्लान भी है और दूसरी तरफ ये उसकी फ्री विल भी थी। तो हिस्ट्री में ये 2 चीज़ें लिटरेरी राइटर्स और हिस्टोरियन जो हैं, वो ये बताते हैं। ये जो एक एम्बिगुइटी रह गई है इसमें, ठीक है? एम्बिगुइटिकल पोज़ीशन है ये। अब नेक्स्ट मैनिपुलेशन पर जब हम आते हैं, तो मैनिपुलेशन में हमें ये पता चलता है कि किस तरह से रिचर्ड, क्योंकि होल स्टोरी जो है रिचर्ड के अराउंड घूम रही है। अब रिचर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसने तो वाक़ई ही यही सब कुछ किया था। किसी को वो क्या बात कह रहा है, किसी को क्या बात कह रहा है, ठीक है? क्वीन ऐन के साथ वो क्या करता है, फिर क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में उनसे क्या बात कर रहा होता है। तो ये जो है सबको सेड्यूस करने की खातिर वो जो है ना एक ये चीज़ बना रहा होता है, ठीक है? और मैनिपुलेशन एक तरह से हम और ये भी कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्राउन हासिल करने के लिए उसने ये सब चीज़ें की थी। कि नेक्स्ट जनाब जस्टिस की तरफ हम आ जाते हैं। जस्टिस में वो हमें क्या बताता है कि जस्टिस जब हम देखते हैं तो जस्टिस में वो कहता है कि जस्टिस किस तरह से था, जब हम मार्गरेट की जो प्रोफेसीज़ है ना, उस उनको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये डिवाइनली था, ठीक है? ये जो फैमिली है, एडवर्ड की जो सारी फैमिली है, ये उनके लिए ज़रूर जो है डिवाइनली था, रिट्रिब्यूटिव था, पहले से फेट जो है उनकी लिखी जा चुकी थी। किस वजह से कि जो कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर, जो उन्होंने सिन्स किए, कमिट किए हैं, क्राइम्स किए हैं, उसका अज़ाला जो है वो ये कर रहे थे, ठीक है? हम जब कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें हेजिटेशन नहीं होती इस हवाले से कि जो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ हैं वो एक-दूसरे की हेल्प कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, फिगरेटिवली जब हम देखते हैं। और जस्टिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस प्ले, ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जस्टिस को, इवन फॉर क्राइम्स दैट डेट बैक टू अर्लियर प्लेस इन दी टेट्रोलॉजी। अगर हम टेट्रोलॉजिकली अगर देखते हैं तो हेनरी 4 से हम चलते आए 4, 5, ठीक है? और फिर 6 और 7 में आके जनाब ये इसकी थोड़ा-सा जो वॉर ऑफ रोज़ेज़ थी, वो एंड होती है, सिविल वॉर जो होती है। तो यहाँ पर इसलिए हम यही कहते हैं कि ये जो क्लियर हो जाता है कि शेक्सपियर ने बड़ी प्रिटी तरीके से बैड गाइज़ को जो है ना उनके जो क्राइम्स हैं या उनकी जो सिन्स हैं उसका उसके अज़ाला करते हुए हमें दिखाया है। और जो कि न्यू बिगिनिंग अब कहाँ से हो गई थी, जैसे आपको बताया था हेनरी 7 के रेन से, ठीक है? उसके दौरे हुकूमत से जो है सुकून आ गया था इनको कि किस तरह से हमने मज़ीद आगे चलना है। नेक्स्ट जनाब हमारी जो थीम है वो है पावर की, ठीक है जी? पावर जब हम देखते हैं तो हमें ये फ़ील होता है कि रिचर्ड ने जो कुछ भी किया जस्ट टू गेन हिज़ पावर, जस्ट टू अटेन अ पावर, कि वो जो है लोगों में हाईली जो है हाई रहे लोगों के अंदर। और जैसे हम यही देखते हैं कि जो उसकी सारी की सारी स्ट्रगल है, होल्ड ऑन टू पॉलिटिकल पावर, ठीक है, जो टॉपिक शेक्सपियर ने लिया है, ये रिपीटेडली हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है। उसकी जो जितने भी प्लेस और ट्रेजेडीज हैं उन सब में यही चीज़ है कि पावर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। जैसे हम ओथेलो में यागो को देखते हैं, वो भी पावर हासिल करना चाह रहा होता है, ठीक है? जबकि ओथेलो को जो है कोई लस्ट नहीं होती है। तो यागो जो है वो एक जेलस कैरेक्टर है और वो यही चीज़ है। अब रिचमंड के अंदर भी एक जेलसी का जो पावर है, एलिमेंट वो मौजूद है, वो हमने देखा है उसके अंदर भी, कि कोई और जो है वो उसकी जगह जो है ना चला जाए, ठीक है? अच्छा, इसीलिए वो क्लैरेंस को भी उसका भी मर्डर करवाता है।
रिचर्ड एज ए मैकियावेली जब हम देखते हैं तो एन अनस्क्रप्चुलस रूलर हु विल डू जस्ट अबाउट एनीथिंग टू गेन द क्राउन एंड रिमेन इन पावर। पावर में रहना चाहता है और क्राउन लेना चाहता है। रिचर्ड का जो एंटीथीसिस है वो रिचमंड है, ठीक है, जिसे हम किंग हेनरी सेवन भी कहते हैं। उसको जब मोनार्क मिली डिवाइनली, उसको अपॉइंटेड थी बाय गॉड, जिसका रेन मार्क्स अ फ्रेश स्टार्ट फॉर वार टॉर्न इंग्लैंड। इंग्लैंड में जिसके आने से वार का जो सिस्टम था वो ख़त्म हुआ था, क्योंकि हेनरी सेवन जो था उसकी जो बिगिनिंग थी वो जो है हो चुकी थी, ठीक है, ट्यूडर डायनेस्टी की, जैसे हमने पीछे बात की है। तो शेक्सपियर जो है वो एक सेलिब्रेटिंग कंडीशन हमें दिखाता है ट्यूडर मोनार्क की थ्रू क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है। अब इसके बाद कौन आई थी? क्वीन एलिजाबेथ वन आ गई थी। तो एट द सेम टाइम पावर कैन ऑल्सो ऑपरेट ऑन अ मोर पर्सनल लेवल। रिचर्ड का जो पाथ था टू द थ्रोन involves several small scale power struggles between him and his adversaries। तो क्या हुआ, रिचर्ड का जो स्टेप फॉरवर्ड करना था अपने क्राउन को हासिल करने के लिए, वो एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ वन के आने की एक आप ये कह सकते हैं कि जो है उसका एक डिवाइनली जो है एक फिट था ऑलरेडी। थीम ऑफ बिट्रेयल हम देखते हैं, नेक्स्ट है थीम ऑफ बिट्रेयल। हमने इसी तरह से देखी है कि वो बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता। इवन ही वाज अ ग्रेट प्रोटेक्टर ऑफ हिज नेफ्यूज। उन दोनों बच्चों का वो क्या था? प्रोटेक्टर था, फ्रेंड था। फ्रेंड और फैमिली जो है ना, वो जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली उसको बिट्रे कर रहे थे, और वो भी फ्रेंड्स और फैमिलीज को बिट्रे कर रहा था बुरी तरह से। कोई भी एक दूसरे से सिक्योर नहीं है, ठीक है, कोई भी सेफ नहीं है एक दूसरे से। और बिट्रेयल इज एन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड द ऑडियंस लर्न्स टू बी वेरी ऑफ द मोटिव्स एंड इंटेंशंस ऑफ नियरली एवरी प्लेयर। बिट्रेयल जो है ना, वो जो है एक्चुअली हमें डिसीट कर रही होती है, और जो रिचमंड है वो जो है रिफ्यूज कर रहा होता है बिट्रे करने को, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ऑपोजिट लेवल पर लेकर जा रही होती हैं। तो जो बिट्रे की जो स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसके ऑपोजिट जा रहा होता है रिचमंड के, ये जो है इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, और इसमें डिस्ट्रक्शन वाला जो एलिमेंट है, वो जो साइकिल एक चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज रिचमंड ने एंड की जो बिट्रेयल की थी। नेक्स्ट जनाब हम देखते हैं मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की और दिल को लगने वाली ये एक थीम है, मुझे बहुत पसंद आई है इसके अंदर। इसको आपके साथ भी शेयर करती हूँ। रिलेशनशिप जो है एक मैन का नेचर के साथ, वो जनाब यहाँ पर शो हुआ है, ठीक है। जो रॉयल फैमिलीज के किंग हैं उनको कोई इस चीज़ से लगाव नहीं है कि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो फसलें हैं, फील्ड्स हैं, वो किस तरह से अननेचुरल हो रहे हैं, ठीक है। उनकी जो उनका एक फोकस है वो जस्ट क्राउन एंड सीट है, क्राउन एंड स्टेट है। उस टाइम में कोई भी ऐसा किंग नहीं था जो कि नेचर को जो है वो इनहेंस करने की कोशिश करता। तो क्या चीज़ हुई उससे कि फील्ड्स और जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय और ruined हुए, ठीक है, क्योंकि रिचर्ड इंटरप्ट करता है नेचुरल पॉलिटिकल ऑर्डर को बाय टेकिंग द थ्रोन। हिज रेन इज लाइकन टू द नेचुरल वर्ल्ड आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, नेचुरल वर्ल्ड जो थी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई थी, अननेचुरल हो गई थी। जिस तरह से रिचर्ड को एक अननेचुरल एनिमल कहा है, और डिफॉर्मिटी, जैसे फिजिकल डिफॉर्मिटी थी, ये एज अ सिंबल भी आप ले सकते हैं इसको। और इंग्लैंड जो है उस टाइम एक्सपीरियंस किया था स्प्रिंग लाइक बिगिनिंग विद द अराइवल ऑफ गोल्डन बॉय, ठीक है। गोल्डन बॉय किसको कहते हैं? रिचमंड को, हेनरी सेवन को। तो जनाब हमारी नेक्स्ट जो है थीम वो आती है फैमिली वायलेंस की। फैमिली वायलेंस हमने क्लियरली देखा है यहाँ पर, ठीक है। एक हॉरर है फैमिली के हर फर्द के सामने, उससे सफ़र कर रहा है, उससे गुजर रहा है, और हर एक के दिल में एक खौफ है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वर्स्ट ऑफेंडर कौन है? रिचर्ड है, ठीक है। वो बहुत बुरी तरह से अपने भाइयों का, अपने नेफ्यूज का और अपने रिलेशंस का जो है ना वो मर्डर कर रहा होता है।
और वो मैनेज कर रहा होता है टू टर्न हिज ओन मदर अगेंस्ट हिम, और अपनी ही मदर को अपने अगेंस्ट ले जा रहा होता है। क्योंकि जो मदर होती है वो अपने जो बच्चे हैं और बेटों के जो बेटे हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है, बहुओं की बहुत ज़्यादा केयर कर रही है मदर इन लॉ, लेकिन इसको कोई एहसास नहीं है। ये टोटली एम्बॉडीमेंट ऑफ हॉरर है, ठीक है, जो रिचर्ड यहाँ पर शो हुआ है। तो कोई इनोसेंट एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। बहुत ही कम कैरेक्टर हैं इस प्ले के अंदर जो कि इनोसेंट है। जैसे आप प्रिंस को देख लें, उसके बाद जो हेस्टिंग्स है, प्रिंसेस का जो एक नौकर है जो उनकी उनकी केयर करने वाला है, जिस जब उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। क्लेरेंस देख लें, वो भी एक अच्छा और ट्रस्टफुल मैन है। तो नेक्स्ट जनाब हम आ जाते हैं जेंडर, लास्ट हमारी थीम है। जेंडर पर आते हैं। विमेन जो है एक खास प्ले जो है रोल कर रही है, रोल जो है वो प्ले कर रही है। बहुत ही एक आप ये कह सकते हैं कि पावरलेस जो है एक कंसिडरेशन आप कह सकते हैं विमेन की, जो कि बहुत कम जो है काम कर सकती है, और वो कर क्या सकती है, सिर्फ बात कर सकती है, टॉक अबाउट एंड रिएक्ट टू द एक्शंस ऑफ द मैन, कि किसी आदमी के जो है ना बातों का रिएक्शन दे सकती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो विमेन के वर्ड्स हैं, आप जेंडर और विमेन को यहाँ पर एक साथ भी ले सकते हैं। इन दोनों थीम्स को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं आप इन दोनों को। तो जो एक्शंस हैं मैन के, उन पे रिएक्शन करती है, दूसरी तरफ हम उसके वर्ड्स की बात करते हैं, और वो प्रोफेटिक पावर जो है रखते हैं, ठीक है, कबूलियत की पावर रखते हैं, यानी गॉड उनको मंजूर कर लेता है और उसके उनके मुताबिक जो है वो क्या करता है, लोगों को सजा भी देता है। अब विमेन जो है फिट इनटू अ वैरायटी ऑफ फीमेल कैरेक्टर स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है। जैसे आपने देखा था मार्गरेट को, वो किस तरह से सेम एक जैसी ही हमने देखी है, बहुत ही माइनर कैरेक्टर है, लेकिन हमें पता है कि वो किस तरह से इधर उधर वॉन्डरिंग कर रही है महल के इर्द गिर्द, और वो किस तरह से कर्सेस बदुआएं दे रही है, ठीक है, रिचर्ड को और इनकी फैमिली को। तो women आर द प्रॉपर्टी ऑफ द men हु मैरी देम, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं women को, और जो इमोशनल फोर्सेस हैं इसके पीछे, वो जो है ना एक हम देखते हैं women जो है प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्शन जो है ना प्ले के, वो इमोशनल फोर्सेस का हाथ है उनके बीच में। और फोकसिंग ऑन द men alone, the play would mostly be about shrewd political strategizing and power। तो ये जो है एक बहुत खास नहीं रहेगा विदाउट women। तो ये प्ले किस वजह से खास हुआ, women की वजह से। सिर्फ women जो है come into view, do we really see the emotional reality and tool of this politically volatile situation। अब volatile situation कौन सी है, कि उनके बेटे मारे जा रहे हैं, उनके हस्बैंड्स मारे जा रहे हैं, उनके भाइयों को मारा जा रहा है, लेकिन वो हेल्पलेस हैं टोटली। और जो है वो एक इमोशनल रियलिटी जो है जिसके थ्रू हमें नजर आती है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं मोटिव्स को। मोटिव्स में जनाब हम देखते हैं, मोटिव्स को आप थीम्स में भी मर्ज कर सकते हैं। अब ये देखें कि इसमें हमने देखा कि सुपरनैचुरल एलिमेंट जो है वो पाया जाता है किसके अंदर, इस जो रिचर्ड से हमारा प्ले है इसके अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट किस तरह से है। जैसे हम देखते हैं कि मार्गरेट के प्रोफेटिक कर्सेस हैं, ठीक है, क्लेरेंस और स्टेनले के प्रोफेटिक ड्रीम्स हैं, जिसमें वो डेथ देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो बोर को भी देखते हैं, ठीक है। एलिगेशन ऑफ विच क्राफ्ट, ठीक है, विच क्राफ्ट जो है रिचर्ड के लेवल की है, ठीक है, और गोस्ट्स जो वो देखते हैं एट एलिजाबेथ एंड मिस्ट्रेस शोर, जो एक मिस्ट्रेस है, एलिजाबेथ और मिस्ट्रेस है, वहाँ पर जो है ना उनके एक उनको रूहें नजर आ रही होती हैं। और ये जो है ना एक कंटिन्यूअल एसोसिएशन होती है रिचर्ड की डेविल्स और डेमंस के साथ, ठीक है। ये क्योंकि एक टोटली हेल हाउंड यानी कि मीन पर्सन है ये, तो इस तरह से ये जो है इस तरह के बुरे काम भी कर रहा है मैजिक टाइप के। रिचर्ड का जो कंपैरिजन ऑफ हिमसेल्फ टू द शेप शिफ्टिंग
प्रोटियस, ठीक है, वो अपने आप को चेंज भी करते हैं। द प्रिंसेस डिस्कशन ऑफ द घोस्ट्स ऑफ देयर डेड अंकल्स। और वो जो है यानी क्या होता है कि उसको जो है इनकी रूहें नजर आना शुरू हो जाती हैं जिन जिन को इसने मारा था। तो इननेट जो है ना एविल इसके अंदर, रिचर्ड के अंदर रेन कर रहा है यानी हुक्मरानी कर रहा है, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्म करती है इंग्लैंड को इनटू अ काइंड ऑफ गॉथिक नेदरवर्ल्ड, ठीक है, एक बहुत ही पुरानी दुनिया में जो है इसको ले जाते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं ड्रीम्स को, ठीक है, ड्रीम्स एज अ मोटिव हम देखते हैं तो प्रोफेटिक इसमें ड्रीम्स भी देखते हैं। जो कैरेक्टर हैं लार्जर प्री ऑक्यूपेशन विद द सुपर नेचुरल, ठीक है, ये भी एक सुपर नेचुरल ही एलिमेंट है। जैसे कि जो स्टेनले का जो ड्रीम है अबाउट हेस्टिंग डेथ, वो जो है रियल हो जाता है। क्लेरेंस और स्टेनले जो है वो दोनों ड्रीम देखते हैं कि नॉट ओनली प्रिडिक्ट द फ्यूचर, वो भी जो है ना प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर को, बट दैट आर आल्सो हैवी विद इम्पोर्टेंट सिंबलिज्म, ठीक है। जैसे कि क्लेरेंस के ड्रीम में रिचर्ड की जो कर्सिंग है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। ड्रॉनिंग एट सी, वो जो है उसने ख्वाब में ये देखता है कि वो जो है सी में, समुंदर में क्या कर रहा है, डूब रहा है। तो और दूसरी जब ही इज ड्रॉन्ड इन द कैस्क ऑफ वाइन बाय मर्डर्स हायर्ड बाय रिचर्ड इन एडिशन। स्टेनले का जो ड्रीम है वो हेस्टिंग, तो ये जनाब जब वो बोर को देखता है ख्वाब में तो रिचर्ड जो है एक हेरल्डिक सिंबल है इमीडिएटली आफ्टर इट। रिचर्ड जो है वो हेस्टिंग को एग्जीक्यूट कर देता है। ये जो है उसका ड्रीम फिर क्या हो जाता है, रियल आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या था कि शेक्सपियरियन टाइम पीरियड में जो थी बोर जो थी ये एक है मोस्ट डेंजरस और मोस्ट हीनियस जो है वो समझा जाता था इस एनिमल को। तो उसको जो है एज अ सिंबल यूज कर लिया इसने किसके साथ, रिचर्ड के साथ, जो कि मोस्ट हीनियस है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इन दोनों वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।